नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के गुरु सीरीज में, जहां पे हम सर्वाधिक संभावित प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी करता है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बी IUCN, सी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डी कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड। तो सही जवाब है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या था? देखिए, ये प्रश्न अमूमन आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस में आ सकता है। तो सही जवाब है 40। आप पिछले 4-5 सालों के अगर प्रश्न पत्र को देखेंगे तो जहां जहां भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या जिस इंडेक्स में भारत के ऊपर बहुत सारे क्रिटिकल एनालिसिस हुए हैं तो वहां से प्रश्न आए हैं, तो संभावित है आपको यूपीपीसीएस में ये देखने मिल जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो सही जवाब है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ये काफी न्यूज में है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 जो है न्यूज में है, तो संभव है आपसे यह प्रश्न पूछा जा सके। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? देखिए, यह बहुत ही टिपिकल आपका यूपीपीसीएस का प्रश्न है। आप अगर प्रश्न देखेंगे तो संख्या का सवाल आ जाता है यूपीपीसीएस में। कभी आपसे पूछ देगा कि वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल है, उसमें कितने देशों ने शरीक हुआ या कितने मेडल मिले, ऐसे करके प्रश्न आता है। तो संभव है कि आपसे इस साल पूछ ले कि रामसर स्थल या रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो सही जवाब है 10। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत 30x30 प्लेज लिया गया था, जिसे 30x30 प्रतिज्ञा भी कहेंगे। तो इस प्लेज के अनुसार जो लक्ष्य है उसे किस वर्ष तक प्राप्त कर लेना चाहिए? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2030, 2047 और 2050। तो सही जवाब है 2030। ये आप देखेंगे कि 30x30 प्लेज क्या है। आप इसे सर्च करें। कैसे सर्च करेंगे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी COP 15 30x30, इसे गूगल सर्च करें। एक संभावित प्रश्न आपको डेफिनेटली आएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कवच टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं एंटी ड्रोन्स, बी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी, सी एंटी वायरस अगेंस्ट फिशिंग, डी एंटी कॉलिजन टेक्नोलॉजी। तो ये भारतीय रेल में इसे अभी यूज करने वाले हैं हम लोग, इसीलिए ये न्यूज में है। तो सही जवाब है एंटी कॉलिजन टेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 7, मानव भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण कहां किया गया था? तो एक मैंने आपको जानकारी दे दी कि मानव जो है वो भारत का ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएट किया गया है। तो इसको अनावृत कहां किया गया था? तो IIT मुंबई में किया गया था। हो सकता है प्रश्न आपसे यह पूछा जा सके कि जो भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मानव। क्या उसके लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? हाँ, की गई थी। ठीक है, तो यह एक संभावित प्रश्न हो सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा विकसित हरित धरा क्या है? देखिए, हरित धरा जो है ना, ये एंटी मिथेनिक फीड सप्लीमेंट है। किसके लिए है? मवेशियों के लिए है। जो मवेशी होती हैं उनसे मीथेन एमिशन होता है, और जो देसी मवेशी होती हैं उनमें मीथेन एमिशन बहुत कम होता है। जो गाय है, भैंस है, इनके जो इंटेस्टाइन है उनमें जब चारा जाता है तो उसमें डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सिक्रीट होता है, उसके रिएक्शन से मीथेन बनता है, और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। इसके लिए एक एंटी मीथेन फीड सप्लीमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया है। उसका नाम है हरित धरा। तो ये एक संभवतः प्रश्न आ सकता है। प्रश्न संख्या 9, प्रोजेक्ट वाणी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और गूगल द्वारा किया जा रहा है, इसका संबंध किससे है? पहला, भारत की भाषा विविधता का मानचित्र। सही। यह एक तरह का भाषा आधारित मॉडल होगा जो भारतीय भाषा और बोलियों को समझ सकता है। यह भी सही है। तो सही जवाब है दोनों। आप इसे पॉज कीजिए और ये डिटेल लिख लीजिए। आपको प्रोजेक्ट वाणी से एक संभावित प्रश्न आ सकता है। प्रश्न संख्या 10, केंद्रीय बजट 2023 में इसके योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आपके ऑप्शंस हैं GST, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और बोरोइंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत के बजट में इनका कितना योगदान है, सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। तो जो सबसे ज्यादा है
वो है आपका बोरोइंग, ठीक है, तो बोरोइंग सबसे ज्यादा है, चौथे नंबर पर है। फिर है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और हर कोई आदमी जो बाजार से साबुन, तेल, सर्फ, बिस्किट खरीदता है वो जीएसटी पे करता है। तो ये जो आम अवधारणा है कि टैक्स पेयर बहुत कम लोग हैं, तो वो गलत है। इनकम टैक्स पेयर बहुत कम लोग हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कंपनियां पे करती हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है कस्टम ड्यूटी है। तो सही ऑप्शन है ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, ये टेक्निकल सवाल है, तो मैं अगेन हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिखा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल एजेंसी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का विनिवेशन करने के लिए इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सीपीयू, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसका जो विनिवेश होता है उसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, आरबीआई और सेबी, इनमें से कोई नहीं है। कौन करता है? इसका करता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसको कहते हैं दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये एक्सप्लेनेशन रहा, आप पॉज करेंगे और इस एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन करेंगे। यह संभावित सवाल है जो आपको यूपीएससी में भी आ सकता है और यूपीपीसीएस में भी आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, भारत के संबंध में जीएम फसलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक, भारत में केवल जीएम वाणिज्य की फसलों की खेती की अनुमति है, कमर्शियल जीएम क्रॉप्स आर ओनली ग्रोन इन इंडिया। 2, जीएम सरसों स्वदेशी रूप से विकसित पहली खाद्य जीएम फसल है। तो दोनों ही कथन सही हैं। जो जीएम मस्टर्ड है उसको कहते हैं धारा मस्टर्ड, ठीक है। अभी उसका फील्ड ट्रायल चल रहा है, किसके अंदर चल रहा है? तो आईसीएआर के अंदर चल रहा है उसका फील्ड ट्रायल, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं। ये पहला स्वदेशी ईडेबल जीएम क्रॉप है जिसे डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है? डीयू ने डेवलप किया है। किसके अंदर? दीपक पिंटो सर के अंदर इसे डेवलप किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं एस्टिमेट कमिटी, बी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, सी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, डी कमिटी ऑन पिटीशन। तो आपका सही जवाब है एस्टिमेट कमिटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबरान्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं और इससे लोकसभा से ही वो मेंबर्स होते हैं इस कमिटी के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14, भारत की कोकिंग कोल की मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। 2, स्टील भारत में विनियमित क्षेत्र है, ठीक है। 3, भारतीय इस्पात क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है, ठीक है। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि भारत जो कोकिंग कोल यूज कर रहा है वो इंपोर्टेड है, सही बात है। क्यों इंपोर्ट करता है? तो स्टील बनाने के लिए करता है, ठीक है। दूसरा, स्टील में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आ सकता है। कितना तक आ सकता है? ऑटोमेटिक रूट से 100% आ सकता है। तो सही जवाब है 1, 2 और 3। आप इस सवाल को पॉज करें और फिर डिटेल में पढ़ें और फिर आंसर दें, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। सारस क्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सारस विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, सही बात है। इसकी हाइट 5.5 फुट तक होती है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। देखिए, सारस अभी बहुत न्यूज में रहा है। उत्तर प्रदेश के एक नागरिक हैं, उनके साथ अपनी मित्रता के कारण, तो आपको सारस से एक सवाल आ सकता है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाँ, किया गया है। 4, सारस मनुष्यों और अच्छी तरह से पानी वाले मैदानी, दलदली भूमि, तालाबों और आर्द्र भूमि के साथ रहने के लिए जाना जाता है। हाँ, इट हैज ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद पीपल एंड इट लाइक्स टू लिव एट प्लेसेस विच आर वेट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो कोई नहीं होगा, इनकरेक्ट इनमें से कोई नहीं है। इसको अगेन मैं कहूंगा कि सारस क्रेन से एक संभावित प्रश्न आएगा, क्योंकि सारस क्रेन बहुत न्यूज में है। उत्तर प्रदेश के एक नागरिक हैं आरिफ, उनके साथ दोस्ती की वजह से, तो हो सकता है आपको यूपीपी से सारस क्रेन से सवाल पूछ ले। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें, हम आते रहेंगे संभावित प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। आप हमें यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप डाउनलोड करें।